जय जोहार, जय ज्योति। मैं आकर्ष और आप देख रहे हैं MN TV। दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर से उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़ी सूचनाएं जैसे कि FIR, आरोपियों, मृतकों एवं घायलों के नाम इत्यादि को सार्वजनिक करने से मना कर दिया है। खास बात यह है कि विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इन सूचनाओं को सार्वजनिक करने के लिए कहा था, लेकिन पुलिस ने संवेदनशील सूचना होने की दलील देकर जानकारी देने से मना कर दिया है। मालूम हो कि दिल्ली पुलिस ने हाल ही में दंगों से संबंधित चार्जशीट दायर की है। आरोप है कि इस चार्जशीट में उन लोगों के भी नाम हैं जिनका दंगों से कोई लेना देना नहीं था। पुलिस ने अल हिंद अस्पताल के मालिक डॉक्टर MA अनवर को भी आरोपी बनाया है, जो कि दंगों के दौरान घायलों को राहत पहुंचा रहे थे। इसके अलावा पुलिस पर यह आरोप भी है कि वे सिर्फ एक खास समुदाय को निशाना बनाते हुए सिर्फ इसी समुदाय के लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। इसी कड़ी में जामिया और JNU के कई छात्र छात्राओं को भी गिरफ्तार किया गया। स्थानीय लोगों और इन जगहों का दौरा करने वाले पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, सुरक्षा विशेषज्ञों आदि का कहना है कि अगर समय रहते दिल्ली पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की होती तो इस दंगे को रोका जा सकता था। पुलिस पर उठ रहे इन सवालों की एक प्रमुख वजह यह भी है कि इस भयावह दंगे से जुड़ी बहुत बेसिक जानकारी जैसे कि FIR, आरोपियों के नाम आदि के प्रमाण सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं और अचानक से लोगों को गिरफ्तार कर उन पर UPA के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। इस संबंध में द वायर ने RTI आवेदन दायर कर दंगों के दौरान पुलिस द्वारा किए गए फैसले और उनके द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में जानकारी मांगी थी। द वायर की RTI के तहत पूछे गए सवाल। पहला सवाल, 24 फरवरी से 27 फरवरी 2020 के बीच उत्तर पूर्वी इलाकों में हुई हिंसा में दिल्ली पुलिस ने कुल कितने बुलेट फायर किए? हिंसा प्रभावित क्षेत्रवार सूचनाएं दी जाएं। दूसरा सवाल, 24 फरवरी से 27 फरवरी 2020 के बीच उत्तर पूर्वी इलाकों में हुई हिंसा में दिल्ली पुलिस ने कुल कितने आंसू गैस, रबर बुलेट और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया? हिंसा प्रभावित क्षेत्रवार सूचनाएं दी जाए। तीसरा सवाल, 24 फरवरी से 27 फरवरी 2020 के बीच उत्तर पूर्वी इलाकों में हुई हिंसा में दिल्ली पुलिस ने कुल कितने जवानों की तैनाती की थी? हिंसा प्रभावित क्षेत्रवार और दिनवार सूचनाएं दी जाएं। चौथा सवाल, इस दौरान हिंसा से संबंधित कुल कितने कॉल उत्तर पूर्वी दिल्ली के किन किन क्षेत्रों से प्राप्त हुए? इन कॉल्स पर दिल्ली पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पांचवा सवाल, दिल्ली दंगों के सभी आरोपियों के नाम, FIR नंबर, थाने के नाम के साथ दर्ज करने की तारीख की भी जानकारी दी जाए। इसके अलावा इस हिंसा में मारे गए और घायल हुए सभी व्यक्तियों के नाम, पते, उम्र की जानकारी भी मांगी गई। साथ ही घायल हुए पुलिसकर्मियों के नाम, उनके पद और उनके इंजरी के प्रकार से भी जुड़ी जानकारी मांगी गई थी। हालांकि पहले तो पुलिस ने RTI एक्ट की सूचना देने से प्राप्त छूट की विभिन्न धाराओं का गैर कानूनी इस्तेमाल करते हुए और इससे लोगों की जान को खतरा होने का हवाला देकर दिल्ली दंगों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियों का खुलासा करने से इनकार कर दिया गया। इसके बाद द वायर ने अपील दायर की, जिस पर विचार करते हुए प्रथम अपीलीय अधिकारी ने बिंदुवार सूचना मुहैया कराने का आदेश दिया। 14 मई 2020 को दिए अपने निर्देशों में उत्तर पूर्वी दिल्ली के डिप्टी पुलिस कमिश्नर और प्रथम अपीलीय पदाधिकारी वेद प्रकाश सूर्य ने कहा, सभी संबंधित दस्तावेजों और PIO NED की टिप्पणियों पर विचार करने के बाद मैंने ये पाया कि PIO NED ने RTI एक्ट 2005 के तहत समय सीमा के भीतर जवाब दिया है। इसके अलावा PIO NED को निर्देश दिया जाता है कि वे RTI आवेदन के तहत मांगी गई बिंदुवार जानकारी 20 दिनों के भीतर मुहैया कराएं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इन निर्देशों का अनुपालन करने के बजाय जानकारी देने से मना कर दिया और RTI एक्ट की एक और धारा का उल्लेख किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जन सूचना अधिकारी और एडिशनल डिप्टी पुलिस कमिश्नर MA रिजवी ने कहा कि मांगी गई जानकारी RTI की धारा 8(1) A, G और H के तहत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि यह बहुत ही
संवेदनशील और रणनीतिक सूचना है। इससे पहले रिजवी ने धारा 8(1) जी, जे और एच का ही उल्लेख किया था, लेकिन इस बार उन्होंने 8(1) भी जोड़ दिया है, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई धारा है। इसके तहत ऐसी जानकारी मुहैया न करने की छूट मिली हुई है जिससे भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हित या विदेशों के साथ देश के रिश्ते प्रभावित होते हों। ध्यान देने वाली बात यह है कि आरटीआई एक्ट 2005 में कहीं भी संवेदनशील शब्द का जिक्र नहीं किया गया है और न ही इसे किसी भी धारा में शामिल किया गया है। भारत के जाने माने आरटीआई कार्यकर्ता और पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेश गांधी का कहना है कि दिल्ली पुलिस का ये जवाब पूरी तरह से गैर कानूनी है और सीपीआईओ के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वे प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्देशों का उल्लंघन करे। उन्होंने आगे कहा, यदि भारत के पड़ोसी देशों या भारत से जुड़ी हुई किसी अन्य देशों से संबंधित जानकारी मांगी गई होती तो वहां पर रणनीतिक की दलील दी जा सकती है। आरटीआई एक्ट में कहीं भी संवेदनशील शब्द का जिक्र नहीं है। धारा 8(1) देश और राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में है। शैलेश गांधी का कहना है कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना जवाब के लिए दिल्ली पुलिस के जन सूचना अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। वहीं भारतीय पुलिस सेवा में कार्य कर चुके और भारत के पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त यशोवर्धन आजाद कहते हैं, इन दंगों को बीते 4 महीने हो गए हैं। इसके बाद कोई औचित्य नहीं रह जाता कि जांच में बाधा आने के नाम पर जानकारी छिपाई जाए या संवेदनशील बताया जाए। उन्होंने आगे कहा, पुराने जमाने में ऐसी जानकारी ये सोचकर सार्वजनिक नहीं की जाती थी कि यह संवेदनशील मामला है और अगर हिंदू मुसलमान की जानकारी बाहर आएगी तो बेवजह फसाद होगा। लेकिन 2005 में आरटीआई एक्ट आने के बाद ये दलील नहीं दी जा सकती है। आइए आरटीआई एक्ट से जुड़ी विभिन्न धाराओं को जानने की कोशिश करते हैं। आरटीआई की धारा 8(1) कहती है, अगर सूचना का खुलासा करने से किसी व्यक्ति की जान या शारीरिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाए या सुरक्षा कार्यों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान हो जाए तो ऐसी सूचना का खुलासा करने से छूट प्राप्त है। वहीं धारा 8(1) कहती है, यदि किसी सूचना के खुलासे से जांच की प्रक्रिया या अपराधियों का अभियोजन प्रभावित होता है तो ऐसी जानकारी को भी देने से मना किया जा सकता है। इसी तरह 8(1) के तहत यदि कोई ऐसी सूचना है जो कि निजी है, जिसके खुलासे का जनहित से कोई संबंध नहीं है या ऐसी जानकारी देने से किसी की निजता का हनन हो सकता है तो इस तरह की सूचना देने से भी मनाही है। हालांकि इस प्रावधान में एक शर्त यह भी है कि अगर ऐसी कोई जानकारी सांसद या राज्य विधायकों को दी जाती है तो इसे आम जनता को देने से मना नहीं किया जा सकता। एडिशनल डिप्टी पुलिस कमिश्नर एम.ए. रिजवी ने 11 जून 2020 को भेजे अपने जवाब में कहा, सभी एसएचओ एनईडी से प्राप्त की गई रिपोर्ट के मुताबिक दंगे के संबंध में कुल 993 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कुल 751 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। हालांकि इनके डिटेल्स आरटीआई एक्ट की धारा 8(1) जी, जे और एच के तहत नहीं दी जा सकती है क्योंकि यह बहुत संवेदनशील सूचना है। एक अन्य आरटीआई आवेदन के जवाब में रिजवी ने बताया कि दिल्ली दंगों में कुल 53 लोगों की मौत हो गई और 473 लोग घायल हो गए। उन्होंने यह भी बताया कि दंगों में कुल 108 पुलिसकर्मी घायल हुए। हालांकि यहाँ भी अधिकारी ने संवेदनशील जानकारी की दलील देकर मृतकों एवं घायलों के नाम सार्वजनिक करने से मना कर दिया। दिल्ली पुलिस द्वारा आरटीआई एक्ट के तहत इस तरह का जवाब देना सुप्रीम कोर्ट एवं केंद्रीय सूचना आयोग के फैसलों का उल्लंघन है। एफआईआर अपने आप में एक सार्वजनिक दस्तावेज है, लेकिन हैरानी की बात है कि पुलिस ने ये जानकारी देने से भी मना कर दिया। मृतकों और घायलों से जुड़ी सूचना भी नहीं दी गई, जो कि पहले ही दिल्ली के कई अस्पताल सार्वजनिक कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साल 1994 में राजगोपाल बनाम तमिलनाडु मामले में अपने फैसले में कहा था कि एक एफआईआर जैसी सार्वजनिक दस्तावेज में दर्ज की गई निजी जानकारी निजता के दायरे में नहीं है। इसमें एकमात्र शर्त यह है कि अगर एफआईआर यौन उत्पीड़न या अपहरण से जुड़ा हुआ है तो महिला की पहचान उजागर नहीं की जा सकती है। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ ने अपने ऐतिहासिक निजता के अधिकार वाले
फैसले में बरकरार रखा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के यूथ बार एसोसिएशन बनाम भारत सरकार मामले में महत्वपूर्ण निर्देश दिए कि सरकारी वेबसाइटों के जरिए एफआईआर की जानकारी खुद ही दी जानी चाहिए। इसलिए एफआईआर से जुड़ी जानकारी को आरटीआई के तहत मना करना इन निर्देशों का उल्लंघन है। ध्यान रहे, आरटीआई एक्ट धारा 8(1) में विभिन्न चीज़ों से जुड़ी जानकारियों में खुलासे की छूट दी गई है, लेकिन इसकी एक शर्त यह भी है कि अगर छूट प्राप्त जानकारी भी व्यापक सार्वजनिक हित से जुड़ी हुई है तो ये जानकारी भी आम जनता को दी जानी चाहिए।